कल हम लोगों ने बात किया था भाग 2 पे, जिसमें नागरिकता से संबंधित बात किया गया था। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड बात किया गया था। उसमें हम लोग नागरिकता का जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोगों ने कल बात कर लिया था। तो थोड़ा सा हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि भारत में आप किस किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या आधार है उसका, किस किस आधार पर भारत में आपको आसानी से नागरिकता मिल सकता है, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की जो प्रमुख विधि है वो 5 विधि है। 5 तरह से आप 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से, किसके हिसाब से, नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से 5 तरह से कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब ये 5 विधि क्या क्या है सो पहले समझने का काम कीजिए। सबसे पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है आपका देशीकरण के आधार पे, पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पे। तो ध्यान में आप लोग को रखना है कितने आधार पे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, तीसरा चौथा देशीकरण, चौथा पांचवा आपका जो है वो आपका क्या है, अर्जित भूमि के आधार पे। अब हमको यह समझना है बारी बारी से कि जन्म के आधार पे आप किस तरह से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। जन्म के आधार पे यानी आप समझ लीजिए जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा, जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा, वे सभी जो है सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हो गए, जैसा कि हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोगों का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। और हमारे माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ होगा, हम लोग के माता पिता का जन्म कहाँ होगा, भारत में। उनके माता पिता का कहाँ जन्म हुआ होगा, भारत में। उनके माता पिता, यानी एक पीढ़ी जो है लंबे समय तक भारत में जो चलता आ रहा होगा, तो उसको ऐसे ही भारत की नागरिकता, अब जन्म लिए आपको नागरिकता मिल गया कि आप भारत के निवासी है, ठीक है। दूसरा तरीका वंश के आधार पर। कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी जो है विदेश चला गया, वहीं शादी विवाह कर लिया, वहां से उसको लेकर के चला आया, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, हम राहुल गांधी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। राजीव गांधी का बेटा हुआ राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसकी मम्मी। सोनिया गांधी यहाँ की नहीं थी, इटली की थी। तो आप समझ लीजिए वंश के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कोई एक भारत का होना चाहिए, या तो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। उसी तरह से आप शिखर धवन का भी नाम सुनते होंगे, इसको भी वंश के आधार पर ही नागरिकता भारत में मिला हुआ है। तो पहला जन्म के आधार पर, जिसका जन्म भारत में हो गया वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया। दूसरा वंश के आधार पर, कोई आदमी यहाँ रहता हो या किसी दूसरे देश में जाकर के शादी विवाह करके अगर चला आता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो वाइफ होगी उसको भी यहाँ का नागरिकता आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप समझिए उससे जो बच्चे होंगे उसको यहाँ की नागरिकता, यानी कोई एक भारत का होना चाहिए। तो उस आधार पे भी क्या होता है कि नागरिकता दिया जाता है। तीसरा है पंजीकरण के आधार पे। किसके आधार पे? पंजीकरण के आधार पे। समझ लीजिए इसको कि वह कोई ऐसा आदमी जो भारत में लगातार 7 साल रहते हो। कितना साल? कम से कम 7 साल लगातार रहता हो, और वह राष्ट्रमंडल देश का सदस्य हो। राष्ट्रमंडल एक तरह का यह संगठन है। इसका अगर मान लीजिए कि इसके एक संगठन में एक देश का नाम मान लीजिए कि हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ इस संगठन का कोई आदमी जो है भारत में रह लेता है 7 साल लगातार। कितने साल रह लेता है? 7 साल तक रह लेता है। तो उसको यहाँ का नागरिकता क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो पंजीकरण के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं? नागरिकता दे दिया जाता है, लेकिन उसका शर्त है कि कम से कम उसको कहाँ कितने साल रहना होगा? यहाँ 7 साल तक रहना होगा। चौथा कंडीशन देशीकरण। क्या है? देशीकरण का कंडीशन है कोई आदमी भारत में लगातार 10 साल तक, देशीकरण में कितने साल है? 10 साल तक है। ध्यान रहे कि उसके लिए एक और शर्त है देशीकरण में। उसका शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक टाइप आदमी है जो भारत में रह करके लंबे समय तक भारत की सेवा कर रहा है, कम से कम कितने साल? 10 साल तक रह लेता है, तो आप समझ लीजिए उसको आसानी से भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। तो उसके लिए शर्त है कि वो किसी न किसी एक कला में निपुण होना चाहिए, एक यानी वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होगा, साइंटिस्ट होगा। तो वैसे लोगों को लगातार 10 साल तक
रहने के बाद भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, पांचवा आधार अर्जित भूमि। आपको पता होगा 75 में सिक्किम को अपना राज्य में मिलाया गया था, भारत में उसको मिलाया गया था। तो सिक्किम के जो लोग हुए, क्योंकि वो भारत जो है उसको अर्जित किया, दूसरे देश की भूमि को अपने देश में मिलाने का काम किया, तो वहां रहने वाले जितने भी लोग होंगे वह जो है भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया और सिक्किम में रहने वाले उस समय जितने भी लोग थे वे सभी लोग क्या हुए, भारत की नागरिकता को प्राप्त किए। उसी तरह से बांग्लादेश का एक जगह था प्रागना जिला, जिस समय बांग्लादेश आजाद हो रहा था, बांग्लादेश अलग हो रहा था, उसमें प्रागना जिला को भारत में मिलाया गया। तो वह भी क्या है, कहने का मतलब वह भी अर्जित भूमि के आधार पर उसको क्या मिला, नागरिकता दिया गया। तो ये 5 प्रमुख विधि है भारत में रहने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए। पहला आधार जन्म है, दूसरा आधार वंश है, तीसरा आधार आपका पंजीकरण है, चौथा आधार आपका देशीकरण है, पांचवा आधार अर्जित भूमि। इस 5 आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी भारत की नागरिकता दे सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, देखेंगे, जब तक इसको आप लोग नोट करें। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स सब आता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। एक है NRI, क्या है NRI, इसका पूरा नाम है नॉन रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया, NRI। तो देखिए किसको कहते हैं, NRI किसको कहते हैं। कई बार ये शब्द हम लोग सुनते रहते हैं कि हमारा भाई जो है NRI है, या हमारे अंकल जो है NRI है, या मेरे फादर जो है NRI है। इसका क्या मीनिंग होता है NRI का, नॉन रेसिडेंट इंडिया का क्या मीनिंग होता है। देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार के लिए, काम के लिए, रोजी के लिए अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, कम से कम 6 महीना, उससे अधिक जितना दिन रह जाए। तो वैसे लोगों को ही NRI कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन उसको कहा जाता है। इसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है, यह जो है NRI कहलाते हैं। यह जो है यानी इसका मतलब होता है कि यह दूसरे देश में रह करके या तो पढ़ाई कर रहा है या फिर वह किसी रोजगार के सिलसिले में है या काम को करने का काम कर रहा है। एक और पॉइंट इसमें आता है ओवरसीज नागरिकता। एक कमेटी था जिसका कमेटी का नाम था लक्ष्मीमल सिंधवी कमेटी, 2005 ईस्वी में। इसके द्वारा एक बिल पारित किया गया, एक बिल को जोड़ा गया कि कुछ लोग जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप समझ लीजिए, जिससे देश को काफी मुनाफा होने का काम करता है, जिससे देश को काफी लाभ होने का काम करता है, जिससे देश को काफी लाभ होता है, तो वैसे लोगों को जो है ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है। उसके लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है, वो आ सकता है भारत में, उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं है। यानी ओवरसीज नागरिकता ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं और किसी देश में जाकर के रह रहा है, दूसरे देश में चला गया है, दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन है, तो ओवरसीज नागरिकता के हिसाब से वो बगैर वीजा के अपने देश में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। इसमें एक टर्म आया वीजा। देखिए वीजा कहीं लिखा हुआ है, वीजा एक टर्म आया। वीजा समझते हैं कि वीजा क्या होता है। तो वीजा का मतलब होता है कि आपको जब किसी दूसरे देश में जाना है, वहां से जो अनुमति पत्र आता है, दूसरे देश में जाने के लिए जो अनुमति पत्र आता है, उसी को हम लोग वीजा कहते हैं। क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। यानी इसलिए आप लोग सुनते हो कि वीजा आ गया है, अब हमको जाना है, या फिर वीजा के लिए हम अप्लाई कर दिए हैं, वहां से वीजा आएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो यही आपका क्या है, वीजा। वीजा यानी दूसरे देश में जाने के लिए दूसरा देश जो आपको अनुमति देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीजा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको जाना है घूमने, मान लीजिए कि अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है घूमने, अमेरिका जाना है, तो वहां से अनुमति जो मिलेगा वही आपका वीजा होगा। वो कहेगा कि ठीक है इसको भेज दीजिए, मतलब घूमने के लिए जाना है, काम करने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो अनुमति पत्र जो है आपका क्या कहलाएगा, वीजा कहलाएगा। और उसी के आधार पे क्या कर सकते हैं, आप दूसरे देश में जाकर के अपना काम करना तो काम कीजिए, पढ़ाई करना तो पढ़ाई कीजिए, या घूमने जाना है तो घूम सकते, दूसरे देश की अनुमति मिलेगा। कुछ देश है जैसे कि बगल में नेपाल है, वहाँ वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। काफी सुंदर जगह है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, हिमालय के गोद में बसा हुआ है। वही बात सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसको वहाँ सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो वहाँ बगैर वीजा का आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अगला एक टर्म आता है पासपोर्ट। ये दूसरे देश से अनुमति लेने, दूसरे देश जो अनुमति देगा उसको पासपोर्ट। अब आपको अपना देश छोड़ करके कहीं जाना है, घूमने जाना है,
या फिर किसी बिजनेस के सिलसिले में जाना है, रोजगार के सिलसिले में जाना है, तो अपने देश से भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा। उसी को कहा जाता है पासपोर्ट। क्या कहा जाता है? अपने देश से अनुमति लेना दूसरे देश में जाने के लिए, वही क्या कहलाता है? पासपोर्ट कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये आज हम लोग जान रहे हैं कि नागरिकता प्राप्त करने का क्या विधि है, NRI के बारे में जाने, ओवरसीज नागरिकता के बारे में जाने, वीज़ा के बारे में जाने, पासपोर्ट के बारे में जाने। ये सब को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। फिर मिलेंगे कल जो है हम लोग का एक नया वीडियो होगा। आपको बताया था कि 2 दिन पॉलिटिकल साइंस चलेगा। अगला जो 2 दिन चलेगा वो आपका हिस्ट्री चलेगा। हिस्ट्री में आपका प्राचीन हिस्ट्री चलेगा और प्राचीन हिस्ट्री में चलेगा सिंधु सभ्यता। कल हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।